आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये तब की बात है जब मैं 17 साल का हुआ करता था। स्कूल पढ़ता था, 11वीं कक्षा कर रहा था और बहुत ज़्यादा मस्ती किया करता था। मेरे दोस्त मुझसे शर्त लगाया करते और मैं उस शर्त को पूरा करने के लिए हर तरह की कोशिश किया करता था, लेकिन मैं इसमें कभी भी अपनी हद नहीं भूलता था। कई ऐसे बच्चे थे जो हद से पार निकल जाते और ऐसी शरारत करते जिस कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता, लेकिन मैं हद में रहकर शर्त पूरी किया करता था। भले ही कई बार मेरी शिकायत भी प्रिंसिपल को लगाई गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी, लेकिन मैं सुधरने वाला नहीं था। और इस बार तो मेरे दोस्तों ने जैसी शर्त मेरे सामने रखी थी, मैं उस शर्त को सुनकर खुद हैरान था और ये मान चुका था, जब इस शर्त को पूरा करूंगा ना, डांट तो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। मेरे मैथ के टीचर अभय सर के साथ बिल्कुल नहीं बना करती थी। वो हमेशा मुझे डांटा करते थे और मैं उनके साथ मजाक भी बहुत ज़्यादा किया करता। उन्होंने कहा था कि मैं प्रिंसिपल को कभी नहीं बताऊंगा तुम जैसी शरारतें करते हो, लेकिन मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दिया करूंगा। इसीलिए मैं उनके साथ मजाक किया करता था और वो मुझे सज़ा दिया करते थे। वो हमेशा मुझे डांटा करते थे, हमेशा सवाल मुझी से पूछा करते थे। हर रोज़ मुझे मैथ्स की बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती और मेरे दोस्तों ने ऐसी शर्त लगाई कि मैं हैरान हो चुका था। पिछले कुछ दिनों से अभय सर मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहे थे और सब हैरान हुआ करते कि तूने कुछ तो किया है, अभय सर को तूने पटा लिया है। और मैं अपने दोस्तों को कहता, नहीं यार, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे खुद घबराहट होती है, अभय सर मुझसे प्यार से बात क्यों करते हैं। इसीलिए दोस्तों ने शर्त लगाई, तू स्टाफ रूम में जाएगा, अभय सर को कहेगा कि सर आपको एक सरप्राइज देना है, और फिर उनके हाथ में पानी वाला गुब्बारा फोड़ देना है। उनके कपड़े भी गीले हो जाने चाहिए। ये शर्त दोस्तों ने रखी थी। माना ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी तो अभय सर मेरे दोस्त बने हैं, फिर से मुझे डांटना शुरू कर देंगे, फिर से मुझे सज़ा देना शुरू कर देंगे। अभी 1 हफ्ता हुआ है कि वो मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं और ये बड़ी मुसीबत मेरे गले में पड़ जाएगी। लेकिन मैंने शर्त लगाई थी और शर्त मैं हमेशा पूरी किया करता था। इसीलिए स्टाफ रूम में जाना चाहता था जब अभय सर अकेले थे, लेकिन दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए मैं बाहर खड़ा रहा। घूमकर ग्राउंड वाली साइड मैं खिड़की तक पहुंचा और वहां से ये देखना चाहता था कि अभय सर क्या अंदर मौजूद हैं। ऐसा ना हो मैं स्टाफ रूम में चला जाऊं, कोई और टीचर वहां पर हो और गुब्बारा हाथ में देखकर मेरी शिकायत लग जाए। काम भी पूरा नहीं होगा, सज़ा भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं चाहता था मैं। लेकिन जब मैं बाहर उन झाड़ियों के बीच खिड़की के पास खड़ा अंदर स्टाफ रूम में देख रहा था, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अभय सर आईने के साथ बातें कर रहे थे। ऐसे बातें कर रहे जैसे आईने के उस पार कोई और हो। और उसके बाद अभय सर का चेहरा थोड़ा बदलने लगा। नाक एक बार नीचे लटकी थी, आंखें थोड़ी बाहर की तरफ निकली थी और एक बार तो आगे का माथे का हिस्सा उन्होंने उस पर बाल उगा लिए, सिर्फ हाथ मसल कर। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। बात करने का तरीका अलग, उनकी आवाज़ अलग। वो तो एक भूत की तरह बात कर रहे थे, जैसे एक आवाज़ नहीं बल्कि 3 आवाज़ें हों। एक बच्चे की आवाज़, एक मर्द की आवाज़ और एक औरत की आवाज़। जब ऐसा मैंने देखा मैं घबरा गया। वो गुब्बारा मेरे हाथ से छूटा और झाड़ियों में गिरा, फट गया वो। और उसके बाद मैं कॉरिडोर में वापस आ चुका था। जब मैं स्टाफ रूम के आगे से निकल रहा, मैं जानता था मैं इस बार शर्त हार चुका हूं, लेकिन शर्त हारने में समझदारी थी। ये अभय सर नहीं है, ये कोई और है, या शायद अभय सर बदल चुके हैं। स्टाफ रूम के आगे से निकल रहा अभय सर क्लास से बाहर निकले। उन्हें देखकर मैं डर गया और अभय सर मुझे देखकर कहने लगे, अरे आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सर वैसे ही यहाँ पर आया था, वो दोस्त परेशान कर रहे थे तो वैसे ही मस्ती करने के लिए मैं बचने के लिए इस तरफ आ गया। अभय सर फिर मुस्कुराए और मुझे कहने लगे, अरे आकाश, शरारतें कम किया करो,
प्रिंसिपल ने बताया है मुझे तुम शरारतें बहुत ज़्यादा करते हो। उन्होंने मुझे ये कहा और उसके बाद वो दूसरी तरफ चले गए और मैं क्लास की तरफ आ गया। जब मैं क्लास में आकर बैठा था ना, मेरा चेहरा उतरा हुआ था और मेरे दोस्त हंसे जा रहे। फिर मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और कहने लगा, डांट पड़ी, अबे थप्पड़ बड़ा लगता है, चेहरा देख तेरा किस तरह से उतरा हुआ है, लेकिन शर्त तो तूने पूरी कर दी है। मैंने कहा नहीं, शर्त पूरी नहीं कर पाया। फिर मेरे दोस्त हैरान हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैंने अपनी शर्त पूरी ना की हो। सब मुझे बहुत ज्यादा बहादुर कहा करते थे, लेकिन इस बार बहादुरी धरी की धरी रह गई। दोस्त सवाल कर रहे थे कि मैंने शर्त पूरी क्यों नहीं की, और मैंने दोस्तों को बताया वो अभय सर नहीं है, वो कोई और है। और ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा हैरान हुए और फिर मुझे डांटने लगे, नया बहाना ढूंढ लिया शर्त से बचने का, अभय सर नहीं कोई और है। कौन है वो? मैंने कहा भूत, वो भूत हैं, आईने से बात करते हैं, चेहरा बदलता है, आवाज अलग हो जाती है, या तो वो भूत हैं या उन पर भूत का साया है। मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। कोई भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, और मेरे जैसा जो पहले कहता हो भूत प्रेत नहीं होते, अचानक शर्त हारने पर बहाना लगा रहा है, तो सबको लगने लगा मैं झूठ बोल रहा हूं। उसके बाद दोस्तों को मनाना मेरे लिए असंभव था, लेकिन मैंने उन्हें कई बार कहा, अभय सर में कोई तो गड़बड़ है। अगले दिन जब अभय सर क्लास में आए थे, मैं अभय सर की तरफ देखे जा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई बदलाव तो आया है। मुझे इतना डांटा करते थे एक हफ्ते से जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे ज़्यादा काम कहते ही नहीं, वरना पहले तो क्लास में आते ही कह दिया करते थे, आकाश खड़े हो जाओ, काम तो तुमने किया नहीं होगा, अगर किया है तो डांट के लिए तैयार रहो, डबल काम करना है। वो मुझे तंग किया करते थे। मुझे इसमें मज़ा भी आता था, क्योंकि मैं उन्हें फिर परेशान भी करता था, और बात हमारे बीच रहती, प्रिंसिपल तक बिल्कुल नहीं जाती थी। लेकिन अब तो इतने अच्छे से बात कर रहे, और मुझे जब कभी गलती में करता तो डांटती और कहते, प्रिंसिपल को बता दूंगा। जब उनकी ज़बान पर ये शब्द आए थे ना, मुझे और ज़्यादा शक होने लगा, और मैंने अपने दोस्तों को कहा, ये अभय सर नहीं हो सकते, अभय सर में इतना बदलाव कैसे आ गया? लेकिन दोस्त मानने का नाम नहीं ले रहे। मैंने दोस्तों को यह भी कहा, इनके लिखने का तरीका थोड़ा सा तो बदला है। एक बच्चा खड़ा होकर कहने लगा, सर ये ऐसा है, पहले तो आप अलग लिखा करते थे। उसके बाद अभय सर ने नोटबुक में देखा और फिर बिल्कुल सही लिखने लगे, जैसे उन्हें अपनी लिखावट भूल गई थी, लेकिन नोटबुक देखने के बाद लिखावट बिल्कुल सही हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उन पर बहुत ज्यादा शक था। और एक और चीज, अभय सर के कान के पीछे एक दाग हुआ करता था, जख्म का निशान। अब वो जख्म का निशान गायब था, और ये पिछले हफ्ते से हुआ था, किसी ने नोटिस किया ही नहीं। मैंने अपने दोस्तों को यह भी दिखाया, लेकिन वो मुझ पर यकीन करने वाले नहीं थे, और मुझे इतना तो पक्का हो गया, दोस्तों के सामने ये साबित कभी नहीं कर पाऊंगा कि अभय सर के साथ कोई गड़बड़ है। इसीलिए मुझे सबूत खुद ब खुद इकट्ठे करने होंगे। लेकिन वो काम मैं कैसे करूंगा? अभय सर से खुद ही पूछ लेता हूं। वैसे ही पुरानी बात याद करवाने की कोशिश करूंगा। अगर वो सही जवाब दे पाए फिर तो ठीक है, अगर वो जवाब नहीं दे पाए, इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूं बिल्कुल वैसा है। भले ही हम में झगड़ा रहा करता था, लेकिन जो मैं खाना लेकर आता था कभी कभी अभय सर को दिया करता था। उस समय वो मुस्कुराते और कह दिया करते, इससे शरारतें माफ नहीं होंगी। लेकिन मैं पेड़ा भी लेकर आता था, उन्हें पेड़ा बहुत पसंद था। अगले दिन मैं जानबूझकर 3-4 अलग अलग तरह की मिठाइयाँ लेकर गया। जब भी अभय सर के आगे पेड़ा आता था ना, वो कंट्रोल कर ही नहीं पाते थे। लेकिन किसी और को मेरे घर का पेड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। उस दिन पेड़े के साथ मैं और भी मिठाई लेकर आया, और जैसे ही अभय सर क्लास में आए, मैं जल्दी से अभय सर के पास गया और कहने लगा, अभय सर आपसे दोस्ती करनी है। अभय सर कहने लगे, ये तो अच्छी बात है, टीचर के दोस्त तो बनना ही होगा, बताओ कैसी दोस्ती चाहिए। मैंने उनके सामने डिब्बा रखा और कहा, सर मिठाई तो खाइए,
मेरे घर की बात है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मिठाई खाइए। अभय सर ने संकोच तक ना किया। अगर पहले वाले अभय सर होते तो वो सोचते, यह आकाश मुझे मिठाई दे रहा है, कोई गड़बड़ लगती है। क्योंकि जब भी मैं उन्हें मिठाई दिया करता था तो स्टाफ रूम में जाकर दिया करता, क्लास में इस तरह तो दिया नहीं करता। हर कोई बच्चा मेरी तरफ देख रहा कि शायद ये कोई शरारत है जो अभय सर के साथ होने वाली है। और अभय सर ने बर्फी उठाई और खाने लगे और कहने लगे, बड़ी स्वाद है। लेकिन छोटा सा हिस्सा ही लिया उन्होंने और ज़रा सा टेस्ट किया और फिर कहने लगे, ये मैं बाद में खाऊंगा। और मैंने एहसास किया उन्होंने बर्फी उठाई ज़रूर है, नाटक किया है चबाने का, लेकिन असल में उनके मुंह में मिठाई का टुकड़ा तो गया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, पेड़ा तो इस तरफ पड़ा है, पेड़े को उन्होंने छुआ तक नहीं। तब मुझे एक बात तो पक्की हो गई, ये अभय सर नहीं है। पेड़े को देखकर वो कभी भी रुक ही नहीं पाते थे। और इतना भी उन्हें पता था, खाने पीने की चीज़ों के साथ मैं मजाक नहीं करता। हमारे घर में सिखाया जाता है कि खाने पीने की चीज़ों की इज्जत करनी चाहिए। भगवान हमें खाना दे रहा है, ये हमारे ऊपर एक एहसान की तरह होता है, इसीलिए वो एहसान को चुकता करने के लिए हमें खाने की पूरी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन अभय सर ने पेड़ा नहीं उठाया तो मुझे पक्का शक हो गया। और अब मुझे ये पता करना था कि उनके साथ हुआ क्या है। सोचने लगा मैं, किसी को नहीं बताया। दोस्तों ने पूछा, मिठाई लेकर आया है, हमें दिखाई तक नहीं। मैंने कहा, नहीं, जिस काम के लिए मिठाई लेकर आया था वो काम हो चुका है, अब खाना चाहती हो तो खा लो। मिठाई दे दी मैंने उन्हें। उस दिन मैंने स्कूल में खाना नहीं खाया था, बल्कि मैं तो ये सोचे जा रहा, पता करूं तो कैसे करूं, क्या तरीका अपनाया जा सकता है। और मेरे दिमाग में आया, लगता है अभय सर के ऊपर किसी भूत प्रेत का वास है, वो भूत प्रेत का वास दूर करना होगा, तभी अभय सर पहले जैसे बन पाएंगे। ये वाले अभय सर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। घर आकर भी मैं इसके बारे में सोचे जा रहा था और मुझे कोई तरीका ढूंढना था। मुझे लगा अभय सर के ऊपर भूत प्रेत का वास है तो कैसे निपटा जाए। तो दिमाग में आया, दादी बताया तो करती थी कि गांव में भूत प्रेत के कई किस्से हुए हैं और उन्हें पता है भूत प्रेत को दूर कैसे किया जाता है। तो मैं पहुंच गया दादी के पास। दादी से मैं पूछने लगा, दादी एक काम था आपसे। दादी ने कहा, बताओ। मैंने कहा, दादी मुझे शक है कि मेरे स्कूल में कोई लड़का है जिसके ऊपर ना भूत प्रेत का वास है। मैं उसकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सामने नहीं आना चाहता। तो कोई ऐसा तरीका बताइए मैं भूत प्रेत का वास दूर भी कर पाऊँ और उसके सामने भी ना जाऊँ। दादी ने मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की कि जब भी आपको किसी का भला करना हो उसे बताना नहीं चाहिए। अगर हम उसे बताते हैं तो वो अपने मतलब के लिए करते हैं। फिर मेरी दादी ने तरीका बताया, नींबू मिर्ची अगर घर के आगे टांग दी जाए तो घर में भूत प्रेत का वास नहीं आता और ना ही किसी की बुरी नज़र पड़ती है। और अगर हम ताज़ी मिर्ची नींबू बिल्कुल वैसे ही बनाकर किसी इंसान के पैर के पास फेंक दें तो जैसे ही वो उसे छुएगा उसके ऊपर अगर भूत प्रेत का वास है तो वो नींबू मिर्ची के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए होता है जब नींबू मिर्ची पुराने हो जाते हैं तो उसे फेंक देना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो भी वास है वो दूर हो जाए। मैंने कहा, दादी ये तरीका तो बहुत अच्छा है और मुझे पता था इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो मैं नींबू मिर्ची बनाकर अपने बैग में डालकर लेकर गया और दादी ने कहा था कोई उसे छुएगा नहीं, सिर्फ वही छुएगा जिसके ऊपर भूत प्रेत का वास है। तो मैंने उस नींबू मिर्ची को धागे में लगाने में बहुत समय लगाया था, बैग में डालकर एक कागज़ के बीच लपेटे हुए। जैसे ही मैथ्स का पीरियड शुरू होने वाला था मैंने नींबू मिर्ची टेबल के नीचे लगा दिए थे और अभय सर जब टेबल पर कुर्सी के ऊपर बैठते तो उनके घुटने नींबू मिर्ची पर लगते और इससे उनका उतारा हो जाता और बाद में मैं नींबू मिर्ची कहीं बाहर फेंक देता। ये मेरा पूरा प्लान था। लेकिन अभय सर जैसे ही क्लास में आए वो बैठे ही नहीं, वो तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर सवाल जवाब किए जा रहे थे।
जिसके बाद मुझे कोई तरकीब लगानी थी। मैंने तब सर को कहा, सर आप ऐसा कीजिए, आप बैठ जाइए ना, आप थक गए होंगे। सब बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मुझे ज़रूरी काम था। मैंने कहा, सर आपसे कुछ पूछना है। सर बैठिए तो सही। सर इस तरह बोर्ड पर नहीं, कुछ बहुत ज़रूरी है सर, बाकी देख लेंगे। मैंने अपनी इज्जत को दांव पर लगाया था। सब सोच रहे कोई ऐसी वैसी बात है, लेकिन अभय सर जब कुर्सी पर बैठे, घुटने उनके नींबू मिर्ची पर लगे होंगे, मैंने वैसे ही बात घुमा दी कि सर एक लड़की है जो मुझे परेशान कर रही है, मुझे लगा मैं आपको बता दूं। ऐसे कहा मैंने, और अभय सर ने कहा, कल बताना, आज थोड़ा काम है, कल पक्का मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वैसे भी अगर लड़की पीछे है तो क्या ही परेशानी है। अभय सर ऐसा कभी नहीं कह सकते थे। ये उनके ऊपर जो भूत प्रेत का वास है, ये उसके कारण हो रहा था। जैसे ही सर बाहर गए, मैंने नींबू मिर्ची एक कागज में लपेट ली और उसके बाद पीछे फेंक दी। अब मुझे ये अंदाज़ा लग गया, शायद उनके ऊपर भूत प्रेत निकल चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं स्टाफ रूम के अंदर बाहर वाली खिड़की से झांक रहा था, मैंने देखा अभय सर जैसे ही स्टाफ रूम में आए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, उन्होंने खाना एक कागज़ में लपेटा और पीछे फेंक दिया। वो खाना खा ही नहीं रहे थे। उस दिन मैंने जो बर्फ़ी दी थी ना, वो भी पीछे पड़ी हुई, यानी पीछे पड़ा ये सारा खाना अभय सर फेंक रहे हैं। और ज़्यादा पहले का खाना था ही नहीं, यानी जब से वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, तब से वो खाना नहीं खा रहे, और कोई चीज़ दो वो अपने पास रखते ही नहीं। और अब नींबू मिर्ची काम नहीं की है, ये भी अंदाज़ा लग गया। घर आकर मैंने दादी को बताया और फिर दादी से पूछा भी था, दादी नींबू मिर्ची काम नहीं की? दादी ने कहा, एक और तरीका है मेरे पास, उससे तो काम बन ही जाएगा। राख, जो शमशान की राख होती है, किसी के भी ऊपर से भूत प्रेत का वास उतार सकती है, लेकिन याद रखना, उस राख को जैसे ही उस इंसान के सर के ऊपर घुमाओगे, घुमाने वाला उस भूत प्रेत के चक्कर में आ सकता है, तो उसे रुद्राक्ष की माला ज़रूर पहननी होगी। इससे दोनों तरह का काम हो जाएगा। मेरे पास शमशान की राख दादी ने पहुंचा दी और अगले दिन रुद्राक्ष की माला पहनकर मैंने अभय सर के ऊपर से वो राख को घुमाया, एक तरकीब लगाकर। सर, मैं आपको जादू दिखाना चाहता हूँ। सर मान गए। काम बड़ा ही आसान था। वो भी मुस्कुराया करते और कहते, अरे ये आकाश क्या करता रहता है। बाकी बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे। मैंने वैसा ही किया जैसा दादी ने कहा था, लेकिन काम उससे भी बना नहीं। लेकिन अभय सर को थोड़ा थोड़ा मुझ पर शक ज़रूर हुआ, क्योंकि उस दिन उन्होंने क्लास में कहा था, तुम करते क्या रहते हो? मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुझ पर झाड़ा कर रहे हो। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा हंसे, लेकिन मैं घबरा गया। अगर अभय सर को मुझ पर शक हुआ, जैसा कि मुझे ये लग रहा है कि उन पर भूत प्रेत का साया है, तो वो भूत मुझ पर आ सकता है। लेकिन अगर भूत प्रेत का साया है, मैंने सभी तरह के टोटके कर लिए, भूत प्रेत का साया उन पर से जा नहीं रहा। मैंने जब ये दादी को बताया तो दादी कहने लगी, मुझे तो ऐसे छोटे मोटे टोटके ही आते हैं। अगर ऐसी बात है उस बच्चे पर भूत प्रेत का साया है, तो तुम्हें किसी ऐसे की मदद लेनी चाहिए जिसे इसके बारे में सब कुछ पता हो। हमारे गांव वाले वो बाबा, मैंने उन्हीं से तो सीखा है, उन्हें सब कुछ पता है, उनसे बात करो। उनके जो गुरु थे ना, वो बहुत बड़े विद्वान थे, एक कॉलेज में पढ़ा भी चुके हैं, तो सोच सकते हो तुम। मैं उसी शाम बाबा के पास गया और फिर मैंने बाबा को बताया। बाबा सच जानना चाहते थे, तो मैंने बाबा को बताया, बाबा मेरे क्लास के ना टीचर हैं अभय सर, वैसे मुझसे ज़्यादा बनती नहीं थी, लेकिन अच्छे बहुत थे। मुझे ज़्यादा तंग करते तो मेरे मैथ्स में नंबर भी अच्छे आते थे, लेकिन अब वो बदल चुके हैं। मैंने स्टाफ रूम में देखा, वो खुद से बात करते हैं आईने में, और जैसे उनका चेहरा बदलता है, उनके शरीर के दाग अपने आप मिट चुके हैं, जैसे उनमें कोई ताकत हो। मुझे लगता है उन पर भूत प्रेत का वास है, लेकिन मैंने नींबू मिर्ची का इस्तेमाल कर लिया, मैंने राख का इस्तेमाल कर लिया। बात
बन नहीं पा रही है। बाबा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे उस अध्यापक से मिलना होगा। मैंने कहा, बाबा उस अध्यापक से मिलना बहुत मुश्किल है, उन्हें शक हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं, वैसे भी तुम्हारे परिवार वाले मुझे अच्छे से जानते हैं। अगर तुम मुझे अपना कोई रिश्तेदार बनाकर उस अध्यापक के घर ले जाओ तो मैं ट्यूशन की बात करूंगा, इतना समय मिलेगा उनसे बात करने का, तो मैं सब कुछ जान सकता हूं। मैंने कहा, बाबा आपके पास तो तरीके ही बहुत अच्छे हैं। और उसी शाम मैं अभय सर के घर पहुंचा। जब अभय सर के घर की बेल में बजा रहा था, इतना समय लगाया उन्होंने बाहर निकलने में। जैसे ही वो बाहर निकले पूरी तरह से तैयार थे, जैसे कहीं जाने वाले हों, लेकिन भौंचक्के हो गए थे कि मैं वहां पर कैसे आ गया। और फिर उन्होंने मेरे साथ उस बाबा को देखा जिन्होंने साधारण कपड़े पहने थे। बाबा ने मेरे कान पर एक चमाट लगाई और कहने लगे, मैथ में कमज़ोर है जी। मैंने इसे कहा कि इसे मैं ट्यूशन ले जाकर रहूँगा, मान नहीं रहा था, तो मैंने कहा लेकर चल, अध्यापक के पास लेकर चल, आपके पास ट्यूशन रखवानी है जी, ये थोड़ा कच्चा रह गया है मुझे लगता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अभय सर थोड़े से घबराए और फिर उन्होंने अंदर आने के लिए कहा। मैं और बाबा घर के अंदर थे, जिसके बाद बाबा पूछने लगे और शर्म मुझे आ रही थी। बाबा पूछ रहे, आप अच्छे से पढ़ा तो पाएंगे ना? आकाश ने मुझे बताया है कि आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं। देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आपके बारे में जान सकता हूँ आप कितने पढ़े हैं, कोई पुरानी तस्वीर वगैरह, ताकि मैं आप पर भरोसा कर सकूं। अभय सर को थोड़ा थोड़ा शक सा होने लगा था और मैंने नजरें नीचे झुकाई। अरे बाबा, बात भी नहीं करनी आती, सर को शक हो रहा है कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, या वैसे ही मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं। और वैसे भी अभय सर के मुंह से निकल तो चुका था जैसे मैं झाड़ा कर रहा हूं, अगर उन्हें शक हो गया तो। बाबा कमरे को अच्छे से देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़े और आशीर्वाद देने का नाटक किया। अभय सर ने सर पीछे की तरफ कर लिया और कहने लगे, देखिए आप मेरे हम उम्र लगते हैं, आशीर्वाद देते आप अच्छे नहीं लगते। बाबा ने तब बात को घुमाया और कहा, अरे बच्चों के बीच रहता हूं तो आदत पड़ गई है हर किसी को आशीर्वाद देने की। मैं पाँव को हाथ लगाने नहीं देता, तो इसी तरह आशीर्वाद देता हूं। हाथ मिलाना मुझे पसंद नहीं, या तो नमस्ते करता हूं या आशीर्वाद देता हूं। बाबा ने दोबारा कोशिश की और अभय सर ने सर आगे कर दिया और कहा, फिर दीजिए। बाबा ने आशीर्वाद दिया और फिर हम उस घर से बाहर निकल आए। जिसके बाद बाबा मुझे कहने लगे, भूत प्रेत का वास नहीं है उसके ऊपर। अगर ऐसा होता तो जो मंत्र मैंने पढ़े थे उसे बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन एक साधारण इंसान जिसके अंदर कोई भूत प्रेत ना हो, उसके साथ कुछ नहीं होता। वो इंसान ही है, कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है उस पर। मैंने कहा, बाबा लेकिन जो मैंने देखा। बाबा कहने लगे, कुछ भी हो सकता है, ऐसे डरने वाली बात नहीं है। अगर उनके साथ कुछ हुआ भी है वो खुद निपट लेंगे, तुम्हें क्या पड़ी है? बाबा ने मुझे डांटा और उसके बाद मुझे खुद महसूस होने लगा कि मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं। बाबा ने मेरी मदद करने से अब साफ इनकार कर दिया था और अब मुझे खुद ही पता लगाना था। लेकिन मुझे यह भी लग रहा, अगर बाबा का ऐसा कहना है तो मुझे लगता है मुझे अभय सर का पीछा नहीं करना चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहिए। लेकिन मन में जब शक आ जाता है ना, आप उसी शक को दूर करना चाहते हैं। 1-2 दिनों तक मैंने फिर से स्टाफ रूम के बाहर वाली उस खिड़की से अंदर झांकना चाहा। मैंने कई बार अभय सर को आईने में बात करते हुए देखा और ऐसा लग रहा था जैसे उनका चेहरा कभी कभी थोड़ा बदलता है। मुझे उनकी ठुड्डी थोड़ी लंबी नजर आ रही थी। उनके दाग कभी गायब होते तो कभी होते, जैसे उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा हो। शायद वो इन दागों को छिपाते हैं, शायद उन्हें पागलपन का दौरा पड़ रहा हो। लेकिन सच जानने के लिए क्यों ना मैं घर के अंदर भी झांक कर देखूं। बस आखिरी शक दूर करने के लिए एक बार घर के अंदर झांकना चाहता था और इसके लिए मैंने शाम का वक्त चुना। शाम को पीछे वाली खिड़की से मैं अंदर झांक रहा।
मैंने देखा अभय सर बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो खाना पका रहे थे, लेकिन खाने की इतनी बदबू थी ना, मुझसे सूंघी नहीं जा रही। वैसे अभय सर शाकाहारी हैं और मुझे बदबू मांस की आ रही थी। मुझे लग रहा वो मांस पका रहे हैं, लेकिन वो तो शुद्ध ब्राह्मण हैं और वो हमेशा कहते हैं कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा वो इसे छुआ नहीं करते थे। लेकिन मैं तो मांस खाता हूँ और मुझे अंदाज़ा लग जाता है कब शाकाहारी भोजन बन रहा है, कब मांसाहारी बन रहा है। ये तो चिकन की स्मेल है। जब मुझे वो बदबू आई, लेकिन एक अजीब सी बदबू भी थी। ये सड़े हुए मांस की थी, ताज़े मांस की नहीं थी। और खुशी से बैठकर वो खा रहे। मैंने एक तरफ से देखा और उनकी नज़र कोने में पड़ गई। शायद हल्की सी आवाज़ की होगी मैंने, और तब मैं वहाँ से भागा। मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता था और अंदाज़ा लग गया होगा अभय सर को कि कोई झांक रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उनकी नज़र में मैं आऊं। फिर अपने घर की तरफ निकला था मैं। जब उस बंद गली से निकल रहा मैं, मुझे ऐसा लगा मेरे आसपास कोई है। मैंने ऊपर एक परछाई देखी हिलती हुई। कोई छत पर था, कोई मेरा पीछा कर रहा था। जब तक मैं घर तक नहीं आया, मुझे ऐसा लगता रहा कि किसी ने मेरा पीछा किया हो। घर पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की पर कोई अंदर झांक रहा है। मैंने पर्दे लगा दिए। एक बार के लिए मुझे ये लगा था, क्या अभय सर हो सकते हैं? फिर मैंने सोचा नहीं 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 नहीं, कोई इंसान मेरे जैसे बच्चे का इस तरह से पीछा क्यों करेगा? माना उन्हें मुझ पर शक हो गया होगा, लेकिन आखिर घर आकर मेरी तरफ इस तरह झांक झांक कर देखना, वो ऐसा क्यों कर रहे होंगे? तभी कर सकते हैं अगर उन्हें मुझ पर शक हो, कहीं मैंने उनकी सच्चाई तो नहीं जान ली। इसीलिए अगले दिन मैंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि मुझे ये पक्का है ये अभय सर नहीं है। मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बताया। लेकिन आज अभय सर का स्वभाव बदला बदला सा था। घूमते वक्त वो बार बार मेरे करीब से निकलते। वो डांट नहीं रहे थे, बड़े प्यार से बात कर रहे। मुझसे सवाल भी कई पूछे उन्होंने। पहले मैं कभी उनकी गर्दन की तरफ तो कभी उनके कान की तरफ देखता। मैं वो निशानों को पहचानने की कोशिश करता, लेकिन अब नहीं। अब मैं नज़रें घुमा रहा था, लेकिन जब वो मेरे करीब आते मेरी टांगें कांपने लगती, हाथ पैर कांपने लगते। और अभय सर ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम मुझसे डर रहे हो? मैंने कहा नहीं 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 अभय सर, क्यों आपसे क्यों डरूंगा? उसके बाद क्लास खत्म हुई और मेरे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा था, क्या हुआ तुझे, तू इतना ज़्यादा क्यों डर रहा था? मैंने कहा कुछ नहीं। मुझे डर इस चीज़ का था कि अभय सर किसी और से पूछे ना और मेरा शक सही निकला। शाम के वक्त हम घर की तरफ आ रहे तो मेरे दोस्तों ने कहा, तूने अभय सर के साथ कोई मजाक किया है? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया कि अभय सर पूछ रहे थे, ये आकाश को क्या हुआ है, अजीब सी हरकतें करता है, मेरे आगे पीछे रहता है और मुझे झांकता रहता है। स्टाफ रूम के बाहर से एक दिन मुझे लगा वो झांक रहा है। ये बात सुनने के बाद मेरे हाथ पैर फूल गए, यानी उन्हें मुझ पर पूरा शक है। मेरे दोस्तों से पूछा है उन्होंने, अब मैं क्या करूं? हो सकता है वो मेरा पीछा करेंगे, सच पता लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मुझे उन पर शक है। गड़बड़ क्या है इस चीज का पता नहीं चला है। शाम के वक्त मैं दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर निकला था। हम क्रिकेट खेल रहे थे। तभी एक लड़के ने आवाज लगाई, यार उस पेड़ पर कोई चढ़ा हुआ है। मैंने कहा पेड़ पर चढ़ा हुआ है? हम 3-4 दोस्त उस तरफ गए थे, लेकिन पेड़ के ऊपर हमें कोई नजर नहीं आया। उस लड़के ने बताया वो अजीब सा था, पेड़ पर लटका हुआ था और इस तरफ हमें खेलते हुए बार बार देखे जा रहा था, लेकिन उसका चेहरा जैसे पत्तों से ढका हुआ था। दोस्तों को लगा शायद कोई हम पर नजर रख रहा है, लेकिन मुझे अभय सर पर शक हुआ। लेकिन वो पेड़ इतना ज़्यादा ऊंचा था, कोई इंसान उस पर चढ़े और उसके बाद इतनी आसानी से उतरकर गायब हो जाए, ये काम कोई आसान नहीं था। इसीलिए हम रात तक खेलते रहे।
कोई 7:30 बजे जब अंधेरा होता था तब हम क्रिकेट खेलना बंद करते थे। वहां से घर की तरफ अपना बैट लेकर मैं अकेले आया करता और हमेशा ये काम बचपन से मैं कर रहा था। आज पहली बार डर लग रहा था। जब मैं चलकर घर की तरफ आ रहा, मुझे पैरों की आवाज़ सुनाई दी और ये पैरों की आवाज़ छत पर से आ रही। यानी जिन गलियों से मैं निकल रहा, मुझे ऐसा लगा जैसे छत पर कोई है, मेरा पीछा कर रहा है और घर की तरफ जाने वाली वो बंद गली। जब मैं उसके सामने खड़ा हो गया, मुझे लगा ये गली बंद है, रास्ता लंबा है। अगर यहाँ पर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं घूमकर भीड़ भाड़ के बीच से निकलता हूँ। मैंने ऐसा किया। मैं भीड़ भाड़ के बीच से निकला, तब डर थोड़ा कम लगा। और एक बार तो अंधेरे में मुझे 2 आंखें नजर आई थीं। कोई तो था जो मेरा पीछा कर रहा था। अब ये मेरे लिए पक्का हो गया, ये शायद अभय सर हैं। उन्हें अब मुझ पर शक हो गया है कि मैं उन पर शक कर रहा हूं। भले ही उनकी सच्चाई का मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अब आगे आने वाले कुछ दिनों तक स्कूल से घर और घर से स्कूल जाता। मैं बाहर खेलने के लिए नहीं जाता। अभय सर मुझसे सवाल पूछा करते, मेरी सेहत पर ज़्यादा ही ध्यान दे रहे थे। वो कहते, तुम खेलते नहीं, कमज़ोर हो रहे हो। मैंने कहा, सर मैं खेलता हूँ। पीछे से बाकी बच्चे बोल पड़े, अब खेलता ही नहीं, पता नहीं डरा डरा सा रहता है। तो अभय सर ने कहा कि खेला करो, ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की कोशिश करो। माना स्कूल में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन शाम के वक्त खेलने के लिए जाया करो, अच्छा रहता है। वो चाहते थे मैं रात के अंधेरे में बाहर निकलूं और उस गली से निकलूं जहां पर मैं अकेला रहूंगा। शायद वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए मैं डरा डरा रहता। मैंने अपने दोस्तों से ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन एक लड़का जिससे बात करना कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो पागल था, लेकिन पढ़ाई में अव्वल था, सब उसे सन की कहते थे। मैंने उसे भी ये बात बताई थी कि मुझे शक है कि अभय सर में बदलाव हुआ है। शायद इस बात को वो भी नोटिस कर रहा था और उसने मुझे कहा, तुम्हें अभय सर पर शक है ना? मुझे भी बहुत समय से शक था और मैंने भी अपना शक पूरा किया। अब मुझे लगता है ये अभय सर नहीं है। जब उस लड़के से मैंने ये पूछा, मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसने कहा नहीं, उसे कुछ ऐसा पता था जो मुझे पता नहीं था। उस लड़के ने मुझसे पूछा, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? मैंने कहा, हाँ, मुझे लगता है रात के अंधेरे में कोई मेरा पीछा करता है। तब उस लड़के ने कहा, यही हो सकता है, इसे अभय सर मत समझना, मुझे भी शक है ये कोई और है। और मेरे दादाजी एक प्रोफेसर हुआ करते थे, इन चीज़ों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, मुझे वो बताया करते थे। अगर इस समय तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो मेरे दादाजी हैं, तुम्हें मेरे दादाजी से मिलना चाहिए। मैंने उस लड़की को कहा, अभी आज ही स्कूल से सीधा तुम्हारे दादाजी के पास पहुंचेंगे। उसने कहा, मेरे दादाजी अब चल नहीं पाते, व्हील चेयर पर रहते हैं, लेकिन उन्हें पता सब कुछ है, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। मैं उस लड़के के साथ उसके दादाजी से मिलने के लिए गया और उस लड़के के दादाजी ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखते ही ये कहना शुरू कर दिया, मेरा पोता तुम्हारे बारे में बता रहा था, तुम्हें सबसे पहले उस पर शक हुआ, लेकिन तुम्हें ज़्यादा जानकारी थी ही नहीं, इसीलिए तुमने ऐसी गलती कर दी जो तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मैंने दादाजी से पूछा, अरे दादाजी क्या कहना चाहते हैं? फिर उस लड़के के दादाजी ने अपना कमरा दिखाया। वो अपने कमरे में किसी को आने नहीं देते थे, सिर्फ वो लड़का और पहली बार किसी बाहरी को आने दिया था, वो मैं। दादाजी ने अपनी जवानी के किस्से बताए। उस समय वो अध्यापक हुआ करते थे, लेकिन इन चीज़ों पर उन्होंने तब से रिसर्च की है। भूत प्रेत कैसे शरीर में आते हैं और कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा खतरनाक ऐसे जीव हैं जिनके पास शरीर होता है, क्योंकि भूत प्रेत आपके शरीर पर वास करते हैं, लेकिन अगर आप धार्मिक हो जाएं, भगवान पर भरोसा करने लगें, वो कमज़ोर होने लगते हैं। इस तरह से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन सोच कर देखो, कोई भालू, कोई बड़ा सा गेंडा अगर वो हमला कर रहा है, आप भगवान का नाम जितना भी लें,
वो वार कर ही देगा। ऐसे ही शैतानी जीव होते हैं जिनका शरीर होता है, उन्हें भगवान के नाम से दूर नहीं किया जा सकता, उन्हें तकनीक से दूर किया जाता है। और तुम्हारे अध्यापक भी, जैसा मेरे पोते ने बताया, मुझे शक है वो एक बहरूपिया पिशाच है। बहरूपिये पिशाच की पहचान चांदी से की जा सकती है। चांदी का चम्मच अपने खाने में रखना, उसे खाने के लिए कहना, चांदी को वो छुएगा नहीं। इससे ये पक्का हो जाएगा कि वो एक पिशाच है। और उसके बाद आगे क्या करना है बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज़ उसके आगे करूँगा तो वो उसे छुएगा नहीं। इसीलिए दादाजी ने कहा कि ये काम मेरे पोते को करना होगा, लेकिन इससे खतरा उसके ऊपर आ जाएगा। अभी उसे मेरे पोते पर शक नहीं है, लेकिन इसके बाद उसे उस पर शक होने लगेगा। अगर सच में वो पिशाच है तो चांदी को छूते ही उसे झटका सा लगेगा, उसे जलन महसूस होगी, उसका हाथ जल जाएगा और फिर उसे पक्का हो जाएगा उसके साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। सच को जानने की कोशिश है ये। फिर हो सकता है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन सबके सामने नहीं। इसीलिए ध्यान रखना। मैंने तब दादाजी को कहा, अरे रुकिए, मेरे पास एक और तरीका है, इससे भी ज्यादा आसान। आपके पोते को कोई खतरा नहीं होगा। आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। मुझे घुंघरू चाहिए, जैसे पायल के होते हैं ना, किताब के पहले पन्ने पर लगा देंगे। वो किताब वहीं पड़ी रहती है। अगर मैं 2 घुंघरू उसके ऊपर लगा दूंगा तो वो अंगूठा वहीं पर लगाते हैं। चांदी छुएगी और पता चल जाएगा हमें। अगर उन्हें कुछ ऐसा लगा जैसे जलन हुई हो, हमारा शक पूरा हो जाएगा। दादाजी ने कहा, तुम बड़े चालाक लगते हो, इतना दिमाग कहाँ से आया? तब उस लड़के ने कहा, अरे दादाजी, यही तो मैं कह रहा था, ये बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ, सबके साथ मजाक करता रहता है ये। मैं मुस्कुराया और दादाजी ने कहा, पहले साधारण इंसानों से मजाक कर रहे थे, इस बार एक पिशाच से मजाक करना है। ध्यान रखना, वो जानलेवा होते हैं। मैंने जैसी तरकीब लगाई थी बिल्कुल वैसा ही किया। उस किताब के पहले पन्ने पर एक छोटा सा घुंघरू का टुकड़ा लगा दिया था और अभय सर वहीं पन्ना खोला करते थे। सभी पन्ने को वहीं से तो खोलेंगे। जैसे ही उन्होंने उस पन्ने को खोला, उनके अंगूठे पर जलन सी हुई, उन्होंने किताब को फेंक दिया। पूरी क्लास सन्न थी। सब ये सोच रहे आखिर हुआ क्या है। और अभय सर ने घूरते हुए सबसे पहले मेरी तरफ देखा था। उनके अंगूठे में जलन हो रही, अंगूठा छिपाया उन्होंने, मेरी तरफ देखा। उसके बाद किताब को उठाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे मेरे अंगूठे में कुछ चुभ गया, कल का जख्म है ना, इसीलिए लगता है पन्ना चुभ गया। फिर उन्होंने पन्ने के ऊपर से चिपका हुआ घुंघरू का वो टुकड़ा फाड़ कर एक तरफ रखा, छुआ नहीं उसे। और मेरे लिए ये साफ था, उस लड़के के लिए भी साफ था। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते बार बार अभय सर मेरी तरफ देखे जा रहे और अब मुझे ये पता था मेरे लिए खतरा है। दादाजी ने साफ कहा था, अगर ऐसा हुआ और उन्हें शक हो गया तब तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। सच में वो कोई पिशाच होंगे तो पीछा तो करेंगे। यानी दादाजी की बात सच है। अभय सर के ऊपर भूत प्रेत का वास नहीं है। ये कोई पिशाच है जिसे बहरूपिया पिशाच कहा जाता है, जो अभय सर बना हुआ है। अगर ऐसी बात है तो अभय सर कहाँ पर हैं? मेरा दिमाग घूम रहा। उसके बाद मैंने उस लड़के से बात की और उस लड़के ने कहा, हो सकता है अभय सर को कहीं रखा गया हो, या हो सकता है अभय सर पहले से ही एक बहरूपिया पिशाच हैं। हमें कभी शक नहीं हुआ। अब हमें अचानक शक होने लगा तो उनमें बदलाव आया। मैंने कहा, बात तो सही है। फिर हम घर पहुंचे। मैंने उस लड़के के दादाजी से बात की, अब हमें क्या करना चाहिए। और दादाजी ने कहा, काम बहुत मुश्किल है। ये काम मैं जवान होता तो कर भी देता, लेकिन अब ये काम करना बड़ा मुश्किल है। पहले तो चांदी का दर्द वो सहन नहीं कर पाएगा, उसे जख्म देने होंगे कमज़ोर करने के लिए, और ये भी पक्का हो जाएगा कि वो एक बहरूपिया पिशाच ही है। और उसके बाद अगर
एक खंजर जो चांदी का बना हो एक पिशाच के दिल में गाड़ दिया जाए तो वो पिशाच मर जाता है, वरना उसे न गोली से मारा जा सकता है और ना सर काट कर मारा जा सकता है। एक बहरूपीय पिशाच को मारने के लिए उसके दिल में खंजर, वो भी चांदी का, उतारना पड़ता है। चांदी का एक खंजर दादाजी ने मेरे हाथ में रखा था और ये कहा था, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम किसी को मारने की कोशिश करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, लेकिन अगर तुम पर खतरा आया तो ये चांदी का खंजर तुम्हें बचाएगा। इसके वार से उसे दर्द होगा, वो चांदी का वार सहन नहीं कर सकता। जैसे तुम कह सकते हो कोई एसिड अगर इंसान के ऊपर पड़े उसे जलन होती है, वो सह नहीं पाता, या कोई बिजली का झटका, उसका दिमाग काम नहीं करता। उसी तरह से चांदी की चीज़ों के सामने पिशाच कमज़ोर हो जाता है। अगर तुम्हें लगे तुम घेरे जा चुके हो या तुम्हें कोई चोट पहुंचाना चाहता है तो खंजर से वार करना। उन्होंने मुझे कुछ और चांदी का सामान भी दिया था जो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम का था। एक चेन दी गले में डालने के लिए, और चेन के ऊपर छोटे छोटे नुकीले से कांटे निकले हुए। वो कांटे चांदी के थे, यानी गले पर अगर काटने की उसने कोशिश की तो चांदी के कारण वो जख्मी होगा, बचने का समय मिल जाएगा। लेकिन मैंने तो अलग ही तरकीब लगा रखी थी। मैंने उस लड़के के दादाजी को कहा, लेकिन अगर हम ही अभय सर के घर में घुस जाएं और ये ढूंढें क्या असल में अभय सर वहां पर हैं या ये बहरूपिया ही है, तो वहां सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं। उसके बाद पता भी चलेगा, और किसी तरह अगर उन्हें मारना ही है तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर तो वो अपने घर में होंगे। तो उस लड़के के दादाजी ने कहा, तुम्हारी सोच तो सही है, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं भी कुछ ऐसा ही करता, लेकिन तुम्हारी उम्र 17 साल है और मेरा पोता काफ़ी डरपोक है, तुम दोनों मिलकर भी ये काम नहीं कर सकते। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए होगा जो तुम्हारी बातों पर यकीन करे और उसके बाद वो उस पर वार करे। तो बताओ ऐसा कौन हो सकता है? उस लड़के ने साफ मना कर दिया, अब ये काम मुझे ही करना था, क्योंकि दादाजी ने बताया तुम्हारी जान खतरे में है। मैंने घर आकर दादी को सब कुछ बताया और फिर दादी कह रही, इतनी बड़ी मुसीबत तुमने अपने ऊपर ली है, पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, दादी मैं डरा हुआ था। और फिर दादी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने कहा, दादी ये काम मुश्किल होगा, पिताजी को बताना चाहिए, माँ को भी बताना चाहिए। दादी ने कहा, नहीं, अगर तुम्हारे माँ बाप को बताया ना तो वो तुम्हें घर में बंद करेंगे, और शुरू में वो मुझे पागल कहते हैं, तुम्हें पागल कहेंगे, और तुम्हें पता है जितने में वो समझ पाएंगे उतने में वो पिशाच तुम्हारा शिकार कर सकता है। इसीलिए ये बात उनसे छिपानी होगी, और जैसा तुमने सोचा हमें वैसा करना होगा। कल छुट्टी करना, दिन के वक्त हम उसके घर में घुसेंगे, देखते हैं, और वहाँ कुछ ऐसा बिछाएंगे जो चांदी का हो। इसके बाद वो चांदी के छोटे छोटे कांटे पैरों में चुभेंगे, उसे दर्द होगा, उससे उसे कम से कम नुकसान तो पहुँचाया जाएगा। और एक बार मैं भी पक्का कर लूँ कि वो पिशाच ही है या कोई साधारण इंसान तो नहीं, क्योंकि किसी इंसान को हम मारेंगे नहीं। अगर वो साधारण इंसान हुआ और तुम्हारा शक झूठा हुआ तो। दादी की बात भी सही थी। अगली सुबह स्कूल से छुट्टी कर ली मैंने। अभय सर स्कूल में होंगे, घर खाली होगा। घर में घुसना आसान था क्योंकि उनकी खिड़कियों पर सलाखें नहीं लगी थी। तो दादी के साथ मैं उनके घर की पिछली खिड़की खोलकर अंदर, दादी उम्रदराज थी तो दादी को अंदर खींचना थोड़ा मुश्किल हुआ। घर के अंदर पहुंच गए थे हम घर के अंदर थे और उसके बाद दादी कहने लगी, यहां हमें ज्यादा ध्यान रखना होगा। कहते हैं पिशाच का घर जिंदा होता है। पिशाच का घर पिशाच को बता देता है कब मेहमान आए हैं। हमें जो करना है जल्दी करना होगा क्योंकि यहां से स्कूल ज्यादा दूर नहीं है। हमने अलग अलग कमरों को देखना शुरू कर दिया। 2-3 कमरों में कुछ नहीं था, लेकिन एक कमरे में बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। ऐसा लगा जैसे कपड़ों से खून धोया गया हो। दादी को शक था कि यहां पर यकीनन किसी को मारा गया है।
लेकिन एक तरफ पड़े हुए पैकेट जैसे खून के पैकेट हों, ब्लड बैंक से चुराया गया खून लग रहा। और फिर हमने एक ताबूत भी देखा। उस ताबूत को जब हमने खोला, अभय सर उसमें लेटे हुए थे और वो बेहोश थे, जो होश भी नहीं आ रहे, लेकिन वो जिंदा थे। ये वो असली अभय सर होंगे। और स्कूल में बहरूपिया पिशाच जाता है। ये देखने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और दादी ने कहा इस घर से इन्हें बाहर निकालना होगा, तभी वो उसकी ताकत से बाहर निकल पाएगा और बहरूपिया आधा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने ताबूत को खिड़की तक पहुंचाया, सामने वाला दरवाज़ा खुल चुका था। वो बहरूपिया पिशाच दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर आ चुका और उसका घर जैसी जगह पर था, यहाँ आसपास आवाज़ लगाने पर भी कोई आने वाला नहीं था। लेकिन उस समय मैंने दादी की चालाकी देखी। दादी ने कहा कि एक पिशाच से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने जो ताबूत खिड़की के ऊपर चढ़ाया था उसे धक्का देकर बाहर गिरा दिया। पिशाच हो गया आधा कमज़ोर। लेकिन उसके बाद वो पिशाच बहुत ज़्यादा ताकतवर तब भी था। दादी को एक तरफ गिरा दिया। दादी ने चालाकी दिखाई, उनकी पायल उन्होंने तोड़ी और घुंघरू बिखेरे और उस पिशाच की तरफ फेंके। जब पिशाच को वो चमड़ी के ऊपर घुंघरू छूते हुए महसूस हुए, वो चीखने लगा और उसके बाद दादी एक तरफ गिराई गई, उठ नहीं पा रही थी, उनकी एड़ी मुड़ चुकी थी। मैंने उस पिशाच का सामना खंजर से करने की कोशिश की, लेकिन वो ताकतवर था और तब वो असली रूप में आया, वो भयानक रूप। और उसके बाद खंजर दरवाजे के पास गिर गया और मैं घिसट कर खिड़की के पास। मैंने खंजर को उठाया, मैं खिड़की से सटा हुआ। मैंने खंजर कई बार उसके ऊपर मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी रफ्तार ही बहुत तेज थी। फिर जैसे ही खंजर मैंने ऊपर किया, पिशाच ने हाथ मारकर खंजर बाहर फेंक दिया और खिड़की के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, आकाश, तुझे मुझ पर कब से शक था। मुझे लगा क्या किसी को मारना, लेकिन तूने अब हद कर दी। मेरी छिपी पहचान जाहिर हो गई। अब मुझे कोई और रूप लेना होगा और तुझे तो मारना ही होगा। बदला तो बनता है। उसने मुझ पर हमला करना चाहा, लेकिन खिड़की से एक हाथ आगे की तरफ निकला जिसमें खंजर था और सीधा उसके दिल में घोंप दिया। वो पिशाच तड़प तड़प कर मर रहा था। वो नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और फिर ऊपर से अभय सर का बड़ा सा मुंह। मैं घबराया और फिर अभय सर ने कहा, बहुत अच्छे आकाश, बहुत अच्छे, अब दरवाज़ा खोलो। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सर अंदर आ चुके थे और वो पिशाच राख में बदल चुका था। उन्होंने जल्दी से वो राख को एक बक्से में डाला और उस बक्से को बंद कर दिया। फिर दादी को संभाला, दादी को बेडरूम में बिठाया। फिर अभय सर कहने लगे, ये बात किसी को बताना मत। दादी कहने लगी, लेकिन तुम्हें उसने बंदी बना रखा था, आखिर ये कैसे हुआ? और अभय सर ने बताया कि वो भी इस पर रिसर्च कर रहे थे। पिशाच क्या होते हैं वो जानना चाहते थे और उन्हें जिस चीज़ का शक था वो सही निकली। एक ऐसी कब्र जो पिशाच की थी। उन्होंने कब्र खोदकर पिशाच को बाहर निकाला, ये सोचकर कि वो मरा हुआ है और उसकी चमड़ी पर शोध किए जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं अगर पिशाच मरा हुआ भी हो, लेकिन उसकी ज़बान पर खून लग जाए तो वो जिंदा हो जाता है। धीरे धीरे जितना खून उसे मिलता जाएगा वो जिंदा होता जाएगा। अभय सर ने गलती से उस पिशाच को जिंदा कर दिया था और वो साधारण पिशाच नहीं, एक बहरूपिया पिशाच था जिसने अभय सर को बेहोश करके उनके शरीर को अपना लिया और बिल्कुल वैसा बन गया और उनकी जिंदगी जीने लगा था। ये अभय सर की गलती थी और अब वो राख कहीं दूर दफनाना चाहते थे ताकि राख इकट्ठी ना हो। अब भी अगर उस राख पर खून डाल दिया जाए वो दोबारा जिंदा हो सकता है, लेकिन अगर राख को मिट्टी में मिला दिया गया तो जिंदा होने के चांस बिल्कुल खत्म। बड़ी हैरानी की बात थी, लेकिन अभय सर ने मुझे बस इतना ही कहा था,
ये बात किसी को बताना मत। और मैंने उस बात के बारे में किसी को नहीं बताया, जिसके बाद मैं दादी को लेकर घर आ गया। बहाना लगाया कि दादी बाहर फिसल गई थी ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद अगले दिन से अभय सर बिल्कुल पहले जैसे मुझे बड़ा डांटते थे। शायद मुझे पसंद करते थे और कहते थे तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, बस शर्त लगाना बंद कर दो। और मैं मुस्कुराया करता, सर इससे थोड़ी इज्जत बनती है। हम में दोस्ती तो थी, उसके बावजूद अभय सर प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताते थे और मुझे अब भी बहुत ज्यादा सजा देते थे। लेकिन आज भी मैं इस चीज से बहुत ज्यादा डरता हूं कि अगर उस बहरूपीय पिशाच के बारे में मैं जान ना पाता तो वो आगे क्या करने वाला था।